ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क। दोस्तों, अपनी किताब में मैरी हंट ने हमारी नीड्स और वांट्स में भी फ़र्क समझाया है। इसके लिए मैरी ने बताया है कि हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक आम इंसान को जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, और जो कुछ भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो सब ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी चाहते होती हैं। इसमें मैरी हंट ने टैक्सेस और मेडिकल खर्चों को नहीं गिना है, लेकिन वो ये बात समझाना चाह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसों की अहमियत को सच में समझता है तो उसे जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा है, यानी अपनी ज़रूरत और चाहत के फ़र्क का पता होना चाहिए। मैरी हंट ने बताया है कि हम जानते हैं हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके आधार पर ही हम अपने जीवन जीने के लिए फैसले करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही लाखों का नुकसान झेल लेते हैं। दरअसल मैरी बताना चाहती हैं कि ज़रूरत और चाहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिसने इस फ़र्क को समझ लिया तो समझिए वो व्यक्ति अपने अमीर होने के सपने को ज़रूर पूरा कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एक भिखारी की, तो वो भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर ही लेता है, लेकिन अगर चाहत पर आए तो धन कुबेर लोग भी अपनी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में भिखारी बन जाते हैं। मैरी हंट ने समझाया है कि जिसने ज़रूरत के हिसाब से अपना जीवन बदल लिया, समझो वो जिंदगी की जंग जीत गया। जो चाहत की चूहा दौड़ में पड़ा रहता है वो व्यक्ति एक न एक दिन जीवन में ज़रूर हार जाता है और अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में अपने बचाए हुए पैसों से भी हाथ धो बैठता है। और जब आपको अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क करना नहीं आता तो चाहतें पूरी करने के लिए आप गैर ज़रूरी चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में इससे आपकी ज़रूरतें प्रभावित होती हैं, जैसे घर का किराया, EMI या मेंटेनेंस, राशन, टॉयलेटरीज, इलाज, ट्रैवलिंग खर्च वगैरह। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बचत के लिए इच्छाओं को पूरी तरह दबाया जाए, लेकिन हमें अनुशासन से काम करना चाहिए। इसके लिए अपने बजट में आपको 50 या 25-25 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इसका मतलब है 50% खर्च अपनी बेसिक नीड्स के लिए, 25% चाहतें पूरी करने के लिए और 25% बचत निवेश के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोगों को अपने पैसे निवेश करने की सही समझ नहीं होती। वो बचत खाते में, रिकरिंग डिपॉजिट में या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में पैसे लगाने को अच्छा निवेश समझते हैं, जबकि इन चीज़ों में आपका पैसा जमा और सुरक्षित ज़रूर होता है, लेकिन इसकी सही ग्रोथ नहीं होती, बल्कि महंगाई के असर से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी चाहिए। उन्हें अपनी ज़रूरतें, इनकम और फ्यूचर की प्लानिंग बताएं। वो आपको गोल्ड, प्रॉपर्टी, सरकारी बचत योजनाओं, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर और बॉन्ड में सही अनुपात में निवेश करना बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में पैसे को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप बेकार की फिजूल खर्ची में जब तक पैसा बर्बाद करते रहेंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय अगर आप उसी पैसे को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें तो ज़रूरत के समय में ये पैसा आपके काफ़ी हद तक काम आ सकता है और आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर के लिए सेविंग्स। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग ही काम आती है। इसलिए मैरी हंट ने अपनी किताब में बताया है कि हमें सेविंग्स और निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। निवेश करते वक्त कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। निवेश जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है। जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाए उस दिन से ही आपको निवेश करना भी शुरू कर देना चाहिए। इस किताब में मैरी हंट ने बहुत से छोटे छोटे गोल्डन रूल्स की चर्चा की है। इन रूल्स को अगर आप भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो ज़रूर अपने अमीर बनने की चाहत को पूरा कर पाएंगे। दरअसल मैरी हंट ने बताया है कि सबसे पहले अपने सभी कर्जे खत्म करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, नौकरी की शुरुआत में अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे ज़रूर खत्म कर दें। हो सकता है आप पर एजुकेशन लोन हो या फिर कोई अन्य लोन जो आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए लिया हो। सबसे पहले उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप चिंता मुक्त होकर पूरी तरह निवेश पर ध्यान दे पाएंगे। मैरी हंट ने इस किताब में इस तथ्य पर भी चर्चा की है कि हर महीने की सैलरी से की गई छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए आपको अलग अलग प्लान्स के जरिए ये बचत करनी चाहिए। आपको बचत करने के लिए बस आदत बनाने की ज़रूरत है। हम में से ज़्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचाते हैं उसे बचत कहते हैं,
लेकिन ये बचत करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता और इसमें बचत की संभावना कम होती है। बचत का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मौजूदा समय के साथ भविष्य के खर्चों की भी प्लानिंग शुरू कर दें और उसी के हिसाब से बचत करें। पैसा निवेश करते वक्त समय निवेश अवधि का ध्यान जरूर रखिए। मतलब आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं ये तय कर लीजिए। याद रखिए कि कई सेविंग स्कीम और योजनाएं लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं, यानी इस पीरियड में आप अपना निवेश किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए किसी सेविंग स्कीम को चुनते वक्त लॉक इन पीरियड का ध्यान जरूर रखिए। इसके साथ ही कहीं भी पैसा लगाने से पहले निवेश विकल्पों की तुलना ठीक से करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस स्कीम या योजना ने बीते सालों में कितना रिटर्न दिया है और यहाँ निवेश करना सुरक्षित है या नहीं। निवेश का प्लान करते वक्त बहुत ज्यादा समय के लिए या बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से भी बचें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इसके दो फायदे होंगे। पहला, आप अपने निवेश की सही तरह से निगरानी कर सकेंगे। दूसरा, अगर आपका निवेश सही रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप कुछ समय बाद उसके मैच्योर होने पर उसे कहीं और निवेश कर सकते हैं। मैरी हंट ने बताया है कि पैसे बचाने के लिए एक अलग ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट भी खोला जा सकता है। बैंक में बचत खाता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। इसमें से जब जरूरत हो पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये पैसे अगर एफडी, एनएससी जैसी योजनाओं में डाल दें तो एक तय समय के लिए इन्हें नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए बचत खाता होना जरूरी है। बचत खाते में ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफर का सिस्टम सेट कर दें, यानी कि एक निश्चित रकम के बाद जो भी पैसा बढ़ेगा वो राशि एफडी खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए आपने अपने बचत खाते की राशि 25,000 रुपये निर्धारित कर दी, तो आपके खाते में जब उससे ज्यादा पैसा होगा तो वो ऑटोमेटिक एफडी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे बचत खाते से अधिक एफडी खाते में ब्याज की कमाई होगी। दोस्तों, खरीदारी के लिए डिस्काउंट कूपन, ऑफर और उपलब्ध अन्य योजनाओं का उपयोग भी जरूर कीजिए। ये कंपैरेटिवली कम पैसे में चीजें खरीदने में मदद करता है। आज ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऑफर्स उपलब्ध होते हैं। खर्च को कम करने के लिए उन प्रस्तावों का उपयोग कीजिए। इससे आपको अपने बिलों पर लगभग 10 से 20% की बचत करने में मदद मिलेगी। लालच से दूर। लेखक के अनुसार इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे धनवान हैं जिनके पास संतोष नामक धन है। पैसा बचाने के साथ साथ 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में मैरी हंट ने लालच के बारे में भी काफी चर्चा की है। मैरी हंट बताती हैं कि लालच हमारा दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये कभी भी आपके जीवन में संतोष की स्थिति पैदा नहीं होने देता। ये डर का बहुत करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि डर आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाता है, तो वहीं लालच आपके जीवन की मौजूदा स्थिति को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन में डर और लालच को नहीं पनपने देना चाहिए। मैरी हंट ने इस किताब में ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हुए कहा है कि लालच और किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में हासिल करने की इच्छा भी इंसान के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस इच्छा की वजह से ही इंसान गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देता है। और ये चीज किसी से भी छुपी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया गया धन लंबे समय तक नहीं टिकता। ये लालच ही तो है जब आप अपने जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने की इच्छा करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपका जीवन इन महंगी गैजेट्स के बिना अधूरा है। लालच जब भी आपके कान में आकर बोलता है तो आप अपने आप को गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में लालच का पीछा छोड़कर संतोष का रास्ता अपनाना चाहिए। मैरी हंट बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतोषी है तो वो हमेशा उतने में खुश रहेगा जितना उसके पास है। लेकिन लालची व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ काफी कम है और वो उससे कहीं ज्यादा की आशा करता रहेगा। इसलिए संतोषी और लालची व्यक्ति एक समय पर एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। मैरी हंट ने गॉर्डन गेको का उदाहरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार लालच की वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर हम बात करें गॉर्डन गेको की, तो उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट। इस फिल्म में एक डायलॉग था, ग्रीड इज गुड। ये डायलॉग काफी प्रचलित हुआ। लोग सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़े। उस समय इतनी भीड़ देखी गई कि लोगों को टिकट खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ने लगा। लेकिन आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था? दरअसल इस फिल्म में बताया गया था कि लालच एक कैंसर की तरह है जो लोगों के परिवारों और सरकारों को भी नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये लालच ही है जो किसी बड़ी से बड़ी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। लालच आर्थिक रूप से अज्ञानी लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लालच अपने सभी रूपों में है,
फिर चाहे वो धन का लालच हो, प्यार का लालच हो या पढ़ाई का ही लालच हो, वो हर तरीके से आदमी को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरा देता है। असल में उन्होंने ये इस वजह से कहा क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति काफी खराब थी। दरअसल उस समय वहां की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लालच की वजह से स्थिति को बिगाड़ बैठी थी। उन्होंने तब ये भी कहा था कि अमेरिका दूसरी बड़ी शक्ति बन चुका है, लेकिन इसका व्यापार घाटा और राजकीय कोष घाटा किसी बुरे सपने की तरह ही है। गॉर्डन गेको की आंखों ने यह भी बताया कि लालच अच्छा है क्योंकि इसी की वजह से अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसलिए मैरी हंट कहती हैं कि हमें जितना हो सके उतना लालच से दूर रहना चाहिए। अब लालच से दूर रहने के लिए भी मैरी हंट ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनका इस्तेमाल करके लालच की पकड़ को कमजोर किया जा सकता है। दरअसल मैरी हंट ने सुझाव दिए हैं कि हमें अपने मतलबी सपनों को छोड़कर अपना दिल नरम करना चाहिए और जिन लोगों को सच में पैसों की जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हमारे दिल में इतना प्रेम भाव रखना चाहिए कि हमारे दिल में मौजूद लालच अपने आप खत्म हो जाए, यानी कि दूसरों को अपनी तुलना में ऊपर रखो, जब उनको जरूरत हो तब उनकी मदद करो। दोस्तों, देने का भाव लालच की पकड़ को कमजोर करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन इन सब के बीच मैरी हंट ने कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को अगर मदद दें तो वो और भी बेहतरीन हो सकती है। मैरी हंट का कहना है कि किसी को सिस्टमैटिक तरीके से मदद दें, जैसे कि आप उनके बिल भर सकते हैं, उनकी सेविंग्स में कुछ मदद कर सकते हैं या उनका पेट्रोल का टैंक भर सकते हैं। साथ ही ये भी याद रखिए कि जब भी आप किसी को देना शुरू करें तो आपका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। आपके इरादे एकदम पक्के होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। कभी भी किसी को किसी मजबूरी या फिर किसी भी तरीके के दबाव में आकर कोई भी उपहार मत दीजिए या उसकी मदद मत कीजिए। याद रखिए, जब भी किसी की मदद कीजिए पूरे चेयरफुल तरीके से कीजिए ताकि आपसे मदद लेने वाले लोग भी हमेशा आपको याद रखें। दोस्तों, हमें तब कितना गुस्सा आता है जब वास्तव में पैसों की जरूरत हो लेकिन पर्स खाली मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने ज्यादा या कितने कम पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को समझदारी के साथ खर्च करना ही एक अच्छा उपाय है, जिससे आप बहुत से पैसे बचा भी सकते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ अपनी इस किताब में इस बात की भी चर्चा की है कि किसी को भी अपने जीवन में गैर जरूरी खर्चों को कैसे कम करना चाहिए। इस बात को हम ही जानते हैं कि ये गैर जरूरी खर्चे ही हैं जो हमें सेविंग्स करने से रोक देते हैं। मैरी हंट का कहना है कि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि उनके जीवन के जो ये गैर जरूरी खर्चे हैं वो काफी जरूरी हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि सभी जरूरी खर्चे अगर मेंटेन करके किए जाएं तो इन खर्चों से ही सेविंग निकल सकती है, क्योंकि इन खर्चों में मुख्य रूप से किराए, किराने के बिल, फोन और कार के बिल मौजूद होते हैं। हालांकि जब हम ये मान लेते हैं कि वही हमारे एकमात्र जरूरी खर्चे हैं और इन्हें हम अपनी इनकम के साथ साथ बढ़ाते रहते हैं तो ये खर्चे इर्रेगुलर बन जाते हैं। खर्चे और भुगतान जो हम हर महीने करते हैं आमतौर पर एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब ये खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो ये समस्या बनने लगते हैं। ऐसे में मैरी हंट ने बताया है कि अपने खर्चों और आमदनी पर नजर रखिए, जिससे आपके सामने आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन की एक क्लियर पिक्चर आएगी। रसीदें संभाल कर रखिए या बजट लिखने के लिए बनाई गई नोटबुक में अपनी खरीदारी लिखिए। अपने हर महीने के बिल की एनालिसिस कीजिए और इन खर्चों को अपने बजट में जोड़िए। कैटेगरी के अनुसार अपनी खरीदारी को मेंटेन करें, जैसे फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट। एक बार आप अपनी खरीदारी पर कुछ समय तक नजर रखें और फिर हर कैटेगरी के लिए एक मंथली या वीकली लिमिट बनाएं। ध्यान रखें, कुल बजट आपके उस समय की आमदनी से कम होना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए भी कुछ राशि छोड़ दें। इसी तरह बुद्धिमानी से बचत करने के फैसले से हाथों हाथ बचत होती है। बजट के द्वारा आप हर महीने जितनी पूंजी जमा करते हैं उसे एक सेविंग अकाउंट या अन्य ब्याज देने वाले इन्वेस्टमेंट में लगाइए। जितनी ज्यादा रकम आप हर महीने बचाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी ही अधिक बेहतर होती जाएगी। इसके साथ ही मैरी हंट ने सुझाव देते हुए बताया है कि एक आपातकालीन फंड जमा कीजिए। एक IRA अकाउंट खोलिए, अपने क्रेडिट कार्ड्स व्यवस्थित कीजिए और एक सप्ताह के लिए भोजन की योजना बनाइए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय के बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग कर लाखों करोड़ों जीतते हैं
पर फिर भी वो लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैरी हंट ने ऐसे कौन से तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना पैसा व्यवस्थित रूप से खर्च कर सकते हैं तो हमारे साथ चलिए अगले एपिसोड में। कैसे बनाएं अपना बजट। दोस्तों, जब भी बात आती है पैसे बचाने की तब अक्सर लोग गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे बचाने की बेसिक रिक्वायरमेंट एक बेहतरीन बजट होता है। क्योंकि बजट से आपको अपने बकाया उधार को चुका पाने में, अपने फाइनेंशियल भविष्य को अपने हाथों में लेने में और यहाँ तक कि अधिक खुश और अधिक रिलैक्स्ड व्यक्ति बनने में भी सहायता मिल सकती है। आपकी सिचुएशंस के आधार पर यह भी हो सकता है कि एक उचित बजट द्वारा आपको खर्च कम करने की जरूरत ही ना पड़े। उसकी जगह आपको हो सकता है कि अधिक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो सकते हैं। ये बजटिंग का पहला नियम है और सच कहें तो एकमात्र नियम है। अपने ही बनाए हुए बजट के बाहर खर्चे करना आसान और बहुत ही आम बात है। बेशक पहले आपने उस बजट को मेंटेन करने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कभी ना कभी ये बजट टूट ही जाता है। बात तो काफी आसान लगती है, मगर बजट को पार कर जाना आसान नहीं होता, चाहे आपने पहले से उसे बनाकर रखा भी हो। अपनी खर्च करने की आदतों का ध्यान रखिए और इस पर भी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पिछले बिल, बैंक और क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स और दूसरी रसीदें इकट्ठा कर लीजिए, जिनसे आप एक सही एस्टिमेट लगा सकें कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में निजी फाइनेंस सॉफ्टवेयर तेजी से एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में बजट बनाने के बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो आपको अपनी पसंद का बजट बनाने में सहायता कर सकते हैं, तथा साथ ही ऐसी एनालिटिक्स भी दे सकते हैं जिनसे आप अपने भविष्य के कैश फ्लो का अंदाजा लगा सकें और अपने खर्च करने की आदत को और भी बेहतर समझ सकें। क्या आपका कोई फिक्स्ड वेतन है जहां आपको पता चलता है कि आपको प्रति माह या प्रति सप्ताह घर ले जाने के लिए कितना मिलता है? क्या आप फ्रीलांसर हैं जिसका वेतन हर महीने बदलता रहता है? एक साल का विवरण लिख लेने से आपको अपनी औसत मासिक आय का अंदाजा लगाने में सहायता मिल सकती है। अगर आप कोई स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर हैं तब ये ध्यान रखिएगा कि आप जो घर ले जाते हैं उसको आपकी आय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप प्रति माह 25,000 रुपए घर ले जाते हों, मगर इसमें से टैक्स नहीं कटा है। पता लगाइए कि आपको कितना टैक्स देना है और सही आंकड़ा जानने के लिए उसमें से टैक्स की राशि को घटा दीजिए। अगर आप वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं तब संभावित टैक्स रिफंड को अपनी कुल आय में मत जोड़ लीजिएगा। आपकी मासिक आय में केवल वही दिखना चाहिए जो आपको टैक्स काटने के बाद मिलता है। अगर आपको टैक्स रिफंड मिल ही जाता है तब आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खर्च आपकी आय से अधिक है तब आप अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर रहे हैं। आपके बजट को 2 ग्रुप्स में विभाजित किया जाना चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इनमें शामिल होते हैं नियमित मासिक व्यय जैसे बिल्स, बीमा, लोन की किस्त, भोजन और कपड़े तथा घरेलू सामान। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते तथा जो ऑप्शनल होते हैं। इसमें बचत, मनोरंजन, छुट्टियों का फंड तथा अन्य एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। पैसे बचाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनसे टैक्स लाभ मिल सकते हैं। कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के निवेश होते हैं जिनमें पैसे बचाकर आप टैक्स में कमी ला सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपके रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन को मैच कराती हैं, जिससे आपकी बचत और भी अधिक हो जाती है। आपको बड़े खर्च को कम करना सबसे बुरा लग सकता है, मगर बजट के अंदर रहने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप हर साल छुट्टियों पर जाते हैं तब इस साल घर पर रहने का विचार कीजिए। अगर आप किसी महंगी सर्विस या प्रोडक्ट का आनंद लेते हैं तब उसे पहचान कर उस खर्च को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप साप्ताहिक मसाज करवाते हैं या आपको महंगी वाइन का शौक है तब अपने इन शौकों की फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए, ताकि आप इन पर महीने या 2 महीने में एक बार ही खर्च करें। जेनेरिक ब्रांड्स का इस्तेमाल करके और अधिकतर घर पर ही खाना खाकर आप छोटे छोटे खर्चों से भी बचत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक बाहर खाना ना खाएं। कुछ समय के लिए किसी सस्ते फोन प्लान पर स्विच करके, अपने टेलीविजन के पैकेज को कम करके या अपने घर की एनर्जी एफिशिएंसी को सुधार कर देखिए कि क्या आप अपने फिक्स्ड खर्चों को कम कर सकते हैं। क्रेडिट को मेंटेन कीजिए।
दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मैरी हंट अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने के नए फॉर्मूले सिखा रही हैं और ये फॉर्मूला अपनाकर कैसे कोई भी अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है और लोन लेने के लिए एक सही स्कोर कार्ड तैयार कर सकता है। दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए एक उपहार है जो खुद को उधार के जाल से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि मैरी हंट ने इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल अगर कोई भी अपने दैनिक जीवन में करे तो जरूर उधार के जाल से निकल सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग जब लोन लेने जाते हैं तो बड़े और प्रतिष्ठित बैंक उन्हें इसके लिए